Recording in progress. हेलो देखो ना सर आ गए देखो। हाँ हेलो मैम। हाँ जी मैम कॉलेज कब से खुल रहे हैं? बेटा, ये ना 1 जुलाई से। कल हम इसीलिए कॉलेज पे गए थे कि आप लोगों का टाइम टेबल शेड्यूल वगैरह सेटअप करना है। प्रैक्टिकल्स के लिए 1 जुलाई से मोस्ट प्रोबेबली ओपन होंगे, 1 से लेकर 20 तक। उसी में आपके प्रैक्टिकल कंडक्ट हो जाएंगे, सब रहेगा। ना वही में आपको तो अभी पता चल जाएगा, विद इन 2-3 डेज आपको शेड्यूल शेयर कर देंगे कि कैसे आना है आप लोगों को कॉलेज में। जैसे पहले लास्ट सेम में नहीं था, ग्रुप्स में बुलाया था आप लोगों को, यस मैम। उसी फॉर्मेट में रहेगा बेटा। इंस्ट्रक्शंस तो होंगे अभी तक। हम लोग इसी रीजन से हम लोग कॉलेज में भी थे कि आप लोगों का शेड्यूल रेडी कर, मतलब एक्सटेंड तो हुआ है सेमेस्टर, मतलब ये देख लो, नहीं तो अभी आप लोगों का ये होने जुलाई में एग्जाम होने चाहिए थे, लेकिन ये आगे जाएंगे। असाइनमेंट में किसी को कोई लग रहा हो कि कोई टॉपिक ना हुआ हो? बन गई है सबकी? मैं आज लिंक शेयर कर दूं, उसमें अपलोड हो जाएगा कि अभी भी किसी को टाइम चाहिए? बन गया मैम। सबकी कंप्लीट है ना? बस ठीक है, इस लेक्चर के बाद मैं लिंक शेयर कर दूंगी, उसमें अपलोड कर देना, ठीक है? चलिए, आज हमने जो करना है कॉलम बेसिस। बेटा ये मोस्टली जैसे हमने पहले वाला किया था कंप्रेशन मेंबर्स, आप लोगों का सेम है, ठीक है? इसमें क्या है, अच्छा हाँ, एक और चीज, ये आपका क्या है, 10 मार्क्स का है, ठीक है? अगर 10 मार्क्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से है तो आपका पता है आपका पेपर जो बनता है वो ज्यादा मार्क्स का बनता है, चॉइसेस वाले क्वेश्चन होते हैं, तो लगा के चलना कि इसमें से आपको मैक्स टू मैक्स 12 से 13 नंबर का आ जाएगा, ठीक है? चॉइस इंक्लूड करके, क्लियर है? तो 12 मार्क्स का इसमें से रहेगा। एंड इसमें टॉपिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ कॉलम बेसिस, जैसे कि स्लैब बेस होता है, गजेटेड बेस होते हैं। जैसे कल मैंने उस दिन आपको एक वीडियो शेयर नहीं करी थी जिसमें जे बोल्ट वगैरह लगा के किस तरह से हम कॉलम को असेंबल कर रहे थे, ठीक है? इसको इरेक्ट कैसे कर रहे थे। तो बेसिकली वो बेस, उस बेस के बारे में जो मैंने आपको वीडियो में वो बेस मिला था, बोल्ट शुरू हो रहे थे, बेस प्लेट लगी हुई थी नीचे। ऐसे ही एक और होता है गजेटेड बेस, वो देखेंगे क्या है। रेस्ट जो बाकी टॉपिक्स है ना, जैसे हम लोगों ने इसमें किया था ना कंप्रेशन मेंबर में, उसमें हम लोगों ने एंगल सेक्शन किया था। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग आई सेक्शन को कंसीडर करेंगे, बिकॉज हमने उस टाइम पे आई सेक्शन नहीं किया, वो सिर्फ स्पेसिफिकली एंगल सेक्शन के लिए था। अब हम कॉलम की बात करेंगे, अब कॉलम में क्या हो सकता है, आपका एंगल भी यूज हो सकता है, आई सेक्शन वाले भी यूज होते हैं, ठीक है? तो हम इसमें जो डिजाइन करेंगे आई वाला भी कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है? एंड कंसेप्ट ऑफ बकलिंग आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी इसमें दोबारा रिवाइज करेंगे तो जिनके कॉलम्स वाले टॉपिक, जो सॉरी जिनके कंप्रेशन मेंबर्स में टॉपिक छूटा था ना डिजाइन, अगर वो इसमें से देखेंगे दोबारा उनको समझ आ जाएगा, मैं दोबारा करवाऊंगी। अगेन मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करवाऊंगी 800 2007 वाला, ठीक है? और बाकी हम 84 के हिसाब से करेंगे, दोनों मतलब बेसिकली दोनों के हिसाब से हो जाएगा, ताकि आपको जो जिसमें कन्वीनियंट लगे, क्योंकि बुक्स में आप लोग का 1984 के हिसाब से जो आप लोग बुक्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल 2007 वाला भी करवा दूंगी और यहाँ से भी कर लेंगे, ठीक है? ताकि आप लोग को दिखता है। नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना है, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड सिंगल सेक्शन कॉलम। अगेन सिर्फ सिंगल सेक्शन कॉलम के लिए, मतलब अगर आए है तो आए सिर्फ सिंगल सेक्शन के लिए, मतलब आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं करना है कि मतलब डबल आए, आपको वो नहीं करना है, हमें सिर्फ सिंगल सेक्शन कॉलम करना है, ठीक है? मतलब सिंगल आई सेक्शन तो सिंगल आई सेक्शन के लिए करना है, ठीक है? हम एंगल वाला भी देखेंगे किस तरह से होगा। और आप लोगों के लिए सिर्फ एक्सियली लोडेड के लिए है, सिलेबस में बस यही टॉपिक्स है इस चैप्टर में से, ठीक है? अभी जो मैं आज करवाऊंगी वो अगेन जो हम लोगों ने जैसे कंप्रेशन मेंबर्स में किया था वो सेम सारा रिवाइज होगा, ठीक है? और कुछ दो टॉपिक्स होंगे जो मतलब थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो करेंगे। मतलब आज बेसिकली
बेसिकली इंट्रोडक्शन रहेगी हमारी। टॉपिक्स क्लियर है जो होंगे इस चैप्टर में? यस मैम। यस मैम। और रोहित फिर इसमें वो 2007 वाला भी दोबारा रिपीट हो जाएगा, आपका जो डाउट था वो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आप जो मेरे से बार बार पूछ रहे हो, अगर आपकी क्लास मिस भी हुई है तो मैं वो दोबारा इसमें कंसीडर हो जाएगा 2007 वाला, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ जी मैम। चलिए अगेन वही चीज, सेम चीज। कॉलम क्या होता है? कॉलम इज डिफाइंड एज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर। आपको पता है कि हमारी जो बीम होती है वो कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल मेंबर। कॉलम कैसे होते हैं? वर्टिकल मेंबर होते हैं। और कॉलम पे फोर्सेस कौन सी लग रही होती है मैक्सिमम? कौन बताएगा? कंप्रेशन। हाँ, कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही होती है कॉलम, ठीक है? तो कॉलम इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्सेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर कॉलम, इसके ऊपर हमारी जो फोर्सेस लग रही होती है कौन सी लग रही होती है? कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही होती है। दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, तो ये इसके बिल्कुल पैरेलल लग रही होती है ये, ठीक है? द टर्म्स सेक्शंस पोस्ट आर आल्सो यूज्ड फॉर कॉलम। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि पोस्ट और सेक्शंस ये सारी चीजें भी क्या होती है इसके लिए यूज करी जाती है। पैरेलल लिंक्स यूज किए जाते हैं कॉलम के लिए। द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर इज ट्रांसफर टू द फाउंडेशन। और आपको एक चीज पता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर का लोड है वो कॉलम पे आया, कॉलम से कहाँ जाएगा हमारा? मतलब जो फाउंडेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसकी मदद से डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरा बिल्डिंग का लोड? कॉलम्स की मदद से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर का लोड होगा, ठीक है? और बाद में उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं? हमारा फाउंडेशंस पे ट्रांसफर हो जाता है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है? In an axially loaded column, the load is applied at the centroid. So axially loaded column होते हैं, उनपे जो लोड होता है उनको centroid पे लगता है सेक्शन के। Again, डायरेक्शन पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द कॉलम, ये क्लियर है, ठीक है? और क्या है? द टर्म सेंट्रली लोडेड कॉलम, सेंट्रली लोडेड और या फिर कंसेंट्रिकली लोडेड भी एक्सियल लोडेड कॉलम्स के लिए ही यूज किया जाता है। मतलब ये दिस इज योर कॉलम, अगर ये आपकी इसका सेंट्रोइड पॉइंट होगा तो जो लोडिंग बिल्कुल इसके सेंट्रोइड पॉइंट पे लग रही है, इसको हम सेंट्रली लोडेड भी बोल देते हैं, इनको हम कंसेंट्रिकली लोडेड भी बोल देते हैं, और एक्सियल लोडेड कॉलम भी। और हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोडेड कॉलम के लिए ही है, ठीक है? ना ही कोई सेंट्रिक है और कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सियल लोडेड। और बिल्कुल सिंपल आप लोगों का सिंगल सेक्शन के लिए है, कोई आप लोगों का कंपोजिट सेक्शन या फिर आप जैसे डबल आई सेक्शन यूज करके बनाते हो वो सब नहीं है आप लोगों को, सिर्फ एक सिंगल सेक्शन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स की, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लॉन्ग कॉलम होता है, मीडियम कॉलम होता है, शॉर्ट कॉलम होता है। कौन बताएगा लॉन्ग कॉलम किसमें फेल करता है? बकलिंग में मैम। बिल्कुल। और जो मीडियम कॉलम होता है उसमें क्या लग रही होती है? बकलिंग भी लग रही होती है, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी होते हैं और मतलब बेंडिंग स्ट्रेसेस वगैरह लग रहे होते हैं, ठीक है? और जो शॉर्ट कॉलम होते हैं वो किसमें फेल करते हैं? क्रशिंग में। ये आपको अगर याद आ रहा हो, हमने अभी जो पहले चैप्टर किया था स्ट्रट्स वाला, ये उसमें भी था, कराया था उसमें, है ना? यस मैम। दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। देखो कितने टाइप के कॉलम होते हैं? लॉन्ग कॉलम हो गया, मीडियम कॉलम हो गया, शॉर्ट कॉलम हो गया। ये किस पर डिपेंड करेगा? कॉलम की डायमेंशन के ऊपर, बेसिकली उसकी लेंथ के ऊपर, ठीक है? उनके ऊपर डिपेंड। अगर हम करेक्टराइज करें तो हमारे पास 3 टाइप के आ जाते हैं, लॉन्ग कॉलम, मीडियम कॉलम, शॉर्ट कॉलम। अगर मैं लॉन्ग कॉलम की बात करूं, ये एक ऐसा कॉलम है जिसमें जो फेल करेगा किसकी वजह से? बकलिंग की वजह से या फिर साइड बेंडिंग की वजह से। जैसे मैंने आपको ये उस टाइम भी बताया था कि अगर ये कॉलम की लेंथ है, इसकी लेंथ ज्यादा है, तो वो इस तरह से उस पर एक्सियल लोडिंग होगी, ठीक है? तो वो इस तरह से बेंड होके फेल हो जाएगा, ठीक है? और इस मतलब इसको हम क्या बोल देते हैं? बकलिंग बोल देते हैं। लोड लगने में, जैसे अगर आपको पीछे नोटिस करना, आप ना स्टील वाला स्केल अपने हाथ में रखना, जो बड़ा वाला स्केल होता है, उसको कंप्रेस करना, तो वो जो स्टील बेंड होके जो आपका स्टील स्केल बेंड होगा ना, दैट इज ऑल्सो बकलिंग। उसी तरह से हमारा जो कॉलम होता है, जब उसके ऊपर प्रॉपर लोडिंग लग रही होती है, वो साइड वेज में क्या करता है? बेंड कर जाता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बकलिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट, इट्स फेलियर इज बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ column is proportion to the lateral dimension, that slenderness ratio of the member increase, and देखो इसमें जो स्लेंडरनेस रेशियो होती है वो ज्यादा इंक्रीज होती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसमें क्या लेंथ हमारी इस मेंबर की क्या है, अगर मैं कंपेयर करूँ उसकी लेटरल डायमेंशन से, तो उसकी लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। तो चांस ऑफ बकलिंग जो होता है वो काफी ज्यादा होता है इसमें, ठीक है?
तो कॉलम फेल्स इन बेंडिंग, जो इसमें हमारा कॉलम फेल होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसमें करेगा, बेंडिंग में फेल करेगा, ठीक है। बिफोर द कंप्रेसिव स्ट्रेस रीच द क्रशिंग वैल्यू, लग इसमें भी कंप्रेसिव फोर्स तो लग रही है, ठीक है, लोड तो इस पे भी लग रहा है, लेकिन जो हमारा फेलियर अकर होता है लॉन्ग कॉलम में वो किसकी वजह से होता है, बकलिंग स्ट्रेसेस की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि तब तक कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इतने रीच ही नहीं किए होते कि हमारा मटेरियल या हमारा मेंबर क्या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस या फिर क्रशिंग वैल्यू में फेल हो जाए। तो ये पहले ही अगर फेल कर जाएगा, जिसकी लेंथ ज्यादा होती है जिस कॉलम की, ये पहले ही उसमें फेल कर जाएगा जहां पे बेंडिंग हमारी मतलब बेंडिंग स्ट्रेसेस में फेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मीडियम कॉलम्स की, जो कॉलम जिनकी बिल्कुल मीडियम डायमेंशंस होती हैं, ठीक है, ना वो शॉर्ट कॉलम में आएंगे ना वो लॉन्ग कॉलम में आएंगे, उस केसेस में जो हमारा फेलियर होता है वो दोनों की वजह से होता है। किन दोनों की वजह से? डायरेक्ट स्ट्रेसेस की वजह से भी होता है, मतलब कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से भी होगा, और बकलिंग की वजह से भी होगा, मतलब बेंडिंग की वजह से भी होगा। क्लियर है? ये दो चीजें दोबारा रिवाइज हो गई आप लोगों की। यस मैम। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? शॉर्ट कॉलम। अगर मैं शॉर्ट कॉलम की बात करूँ, ऐसा कॉलम जिसकी जो लेटरल डायमेंशन है उसकी लेंथ की कंपैरिजन में क्या होती है, मतलब उतनी प्रोपोर्शनल, एक मिनट, क्या है शॉर्ट कॉलम? क्या है? द लेंथ ऑफ कॉलम इज सो प्रोपोर्शनल टू द लेटरल डायमेंशन दैट द फेलियर इज प्योरली इस हिसाब से है कि जो इसका फेलियर अगर होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्रशिंग की वजह से होगा, ठीक है। पहले ही जब उसमें लोडिंग लगा तो जो हमारा कॉलम फेल होगा वो क्रशिंग की वजह से, डायरेक्ट स्ट्रेसेस की वजह से फेल होगा, ठीक है। सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी इज मोर देन लॉन्ग कॉलम। हाँ, इसमें अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट स्ट्रेसेस के अंदर, तो जो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है ना शॉर्ट कॉलम की, वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू लॉन्ग कॉलम्स। क्यों? क्योंकि ये कंप्रेशन में क्या होगा, स्ट्रांग हो गई, ये बकलिंग में पहले फेल नहीं करेगी, ये अच्छे से कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बियर करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेसेस इसमें जो भी लगेंगे उनको ज्यादा अच्छे से बियर कर पाते हैं। तो अब अगर मैं सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करूँ शॉर्ट कॉलम की, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इनटू सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। कॉमन है ये, तो आप लोगों को मैं कितनी बार हम लोग खुद कर चुके हैं कि क्या होता है आप लोगों का सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, जो हमारा स्ट्रेसेस होते हैं, परमिसिबल स्ट्रेसेस होते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? सेक्शनल एरिया से। दैट इज वो चीज हमारी क्या हो जाती है? सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। में सेफ लोड चाहिए होता है कि जो हमारा मेंबर क्या होता है सेफली बियर कर सके, ठीक है, उसको हम सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। बेसिकली हम सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर देंगे सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेफ लोड आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। नेक्स्ट अगेन वही चीज, सेम चीज रिपीट हो रही है इसमें भी। कॉमन सेक्शन टू बी यूज्ड एज कॉलम। हम जब भी कॉलम बनाएंगे किस तरह के कॉमन सेक्शन हमारे पास होंगे, ठीक है, और उनकी शेप्स किस तरह से होगी। जैसे हम लोगों ने आई सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, ठीक है। और आप लोगों को पहले भी बता रहे थे आई सेक्शन तो डायरेक्ट हम लोग डायमेंशन डिसाइड करके डायरेक्ट हमारा एक कॉलम की तरह यूज हो जाएगा। बीच में आप लोगों को ज्वाइन के लिए यहाँ पे एंगल सेक्शन लगे हो, सॉरी क्लीट एंगल्स लगे हुए होंगे, यहाँ पे इसको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे प्लेट्स लगा दोगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह के हमारे आई सेक्शन हो गए। चैनल सेक्शंस को भी यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। चैनल सेक्शन को कैसे कॉलम की तरह यूज किया जाता है? एक चैनल सेक्शन ऐसे रख दिया, एक चैनल सेक्शन ऐसे रख दिया, यहाँ पे इधर प्लेट लगा के इनको आप ज्वाइन कर देते हो, ठीक है, ये आपका चैनल सेक्शन वाला हो गया। देन अगर मैं बात करूँ आपके एंगल सेक्शन की, एंगल सेक्शन किस तरह से आप लोग 4 एंगल सेक्शन यूज करें, अगर इस तरह से एक एंगल इधर हो गया, किया था फर्स्ट चैप्टर में जब हमने स्टार्टिंग में, मैंने तब भी समझाए थे ये क्लास में, तब तो क्लासेस लग रही थी ना। इस तरह से एक एंगल सेक्शन ऐसे हो गया, इधर प्लेस कर दिया एंगल सेक्शन, ठीक है। देन इनको ज्वाइन कर दोगे आप इधर यहाँ पे प्लेट्स लगा के, ठीक है। क्लियर है? याद आया? अभी दिखते हैं इमेजेस में भी देखेंगे। कॉलम और कंप्रेसिव मेंबर में बी मेड ऑफ डिफरेंट सेक्शन टू सपोर्ट अ गिवन लोड। डिफरेंट सेक्शन से बन सकते हैं ताकि उनको जो भी लोड्स लग रहे हैं वो उनको सेफली बियर कर पाए, ठीक है। सिंस द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्रेशन मेंबर इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन
सिलेंडरनेस रेशियो, जो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है कंप्रेशन मेंबर की, वो क्या होती है, बढ़ जाती है अगर उसकी सिलेंडरनेस रेशियो दैट इज लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप लोगों को पता है लैम्डा क्या होता है, लेंथ बाय आर मिनिमम, ठीक है। Therefore, the section should be proportional. इस तरह से proportion होना चाहिए to have largest radius of gyration. जो radius of gyration होगा वो इस तरह से proportion होना चाहिए। मतलब बेसिकली हमारा जो अगर lambda जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज अगर हो रहा है तो हमारा जो कंप्रेशन मेंबर जो होगा उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यही दिमाग में रखते हुए हम लोगों को इस तरह से डिजाइन करना होता है। हम लोगों ने जब किया था, हमने तब भी आप लोगों को बताया था, हम लोग आर मतलब उसमें क्या पिक करते थे, आर मिनिमम की वैल्यू पिक करते थे ना, ताकि जो लैम्डा हो वो इस तरह से पिक करते थे कि हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू पे आए। तो उस हिसाब से हम लोग बेसिकली हमने आर एक्स आर वाई वाई निकाला था, मिनिमम वैल्यू इसमें से पिक करी थी, देन आई एक्स एक्स आई वाई वाई निकाला था। सेम डिजाइन स्टेप्स इसमें यूज होंगे, ठीक है। Next, a tabular section circular pipe has best cross section in this regard as its radius of gyration is highest. जो circular pipe होती है ना, ठीक है, वो इस तरह से होती है कि मतलब उसका जो रेडियस ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, हाईएस्ट होता है जो क्रॉस सेक्शन एरिया के हिसाब से, ठीक है। एंड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। सर्कुलर है तो उसका मतलब हर डायरेक्शन में क्या होता है, इक्वल वैल्यू होती है। द ट्यूबुलर सेक्शन हैज हाई लोकल बकलिंग स्ट्रेंथ। जो लोकल बकलिंग स्ट्रेंथ होती है वो भी उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। हाउएवर इन प्रैक्टिस दिस सेक्शन इज नॉट प्रेफर्ड ड्यू टू डिफिकल्टी इन जॉइनिंग विद अदर मेंबर्स एट एंड्स। इसको हम इसीलिए प्रेफर नहीं करते हैं, जो ट्यूबुलर सेक्शन मतलब सर्कुलर पाइप कह लो बेसिकली, उनका जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाते हैं अदर मेंबर्स के साथ हमारे जो कनेक्शन। बिकॉज अगर आप आई सेक्शन की बात करो, ठीक है, अगर हमें कोई बीम कनेक्ट करनी होगी तो उसको यहाँ पे ये वाला फ्लैट सरफेस मिल जाएगा कनेक्शन के लिए, तो कनेक्शन इजीली होते हैं। या फिर अगर हम बेस की बात करें, जब हमें कॉलम बेस के साथ कनेक्शन करना होगा तो सर्कुलर मेंबर के कनेक्शन प्रोवाइड करने थोड़े क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। जो ये आई सेक्शन हो गया, एंगल सेक्शन हो गया, हमें यहाँ पे कनेक्शन दूसरे मेंबर के साथ प्रोवाइड करने के लिए सरफेस इजीली मिल जाता है, तो कनेक्शन बनाने हमारे इजी हो जाते हैं आई और एंगल सेक्शन के साथ इन कंपैरिजन टू ट्यूबुलर सेक्शन के साथ, मतलब सर्कुलर पाइप्स के साथ। अगर बात करें हमारे पास कौन कौन से सेक्शन है जो कॉमनली यूज होते हैं एज ए कॉलम, अगेन आई सेक्शन हो गया, चैनल आई सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, और भी मिसलेनियस सेक्शन है जिनको कंबाइन करके हम लोग क्या बना सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, अगर हम आई सेक्शन की बात करें, आपका कॉलम रोल्ड स्टील आई सेक्शन, ये सिंगल सेक्शन यूज हो सकता है। आप अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, मान लो इनकी जो फ्लैंक्स की थिकनेस थी सफिशिएंट नहीं थी, तो हमने यहाँ पे साइडों पे प्लेट्स लगा दी, ठीक है। या फिर कई केसेस में हमें मतलब ज्यादा इनकी डायमेंशन चाहिए, ज्यादा विड्थ की कॉलम चाहिए, तो हम दो आई सेक्शन को, एक आई सेक्शन ऐसे रखा, एक आई सेक्शन ऐसे रखा, इधर प्लेट्स लगा के इनको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे कैसे हो गए, टू आई सेक्शन हो गए, ठीक है। और आप यहाँ पे जब नोटिस करोगे, ये हम यहाँ पे इनकी लेसिंग वगैरह करते हैं, इनको प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। मैंने भी आप लोगों को बताया था कि चैनल सेक्शन, हाँ, इनको भी जोड़ने के दो ढंग हो गए, ठीक है। अगर आप ऐसे इस तरह से भी कर सकते हो, बैक टू बैक भी प्लेस कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। बैक टू बैक प्लेस करके यहाँ पे प्लेटिंग, यहाँ पे प्लेट्स लगा के, या फिर लेसिंग से, प्लेट्स वाला एग्जाम्पल ये हो गया, प्लेट्स लगा के यहाँ फिर लेसिंग एक्शन से आप क्या कर सकते हो, इनको ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? Yes, यस ma'am. और वे है, ये मिसलेनियस में इन्होंने बना रखा है इस तरह से, ठीक है। यहाँ जैसे ये हो गया, इसमें तो बैक टू बैक अगर इस तरह से भी कर सकते हो, तब भी यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे प्लेट्स लग जाती है इनको जोड़ने के लिए, ठीक है। या फिर मिसलेनियस सेक्शन, मिसलेनियस सेक्शन में दो आपके इंटरकनेक्टेड चैनल्स, फॉर एग्जांपल आप बीच में देख रहे हैं, यहाँ पे बीच में आई सेक्शन भी लगा हुआ है, चैनल सेक्शन भी इधर लगा रहे हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक दो तीन चार, चार एंगल सेक्शंस को यूज करके, और यहाँ पे प्लेट्स लगी हुई है, इनको जोड़कर हम लोगों ने ये क्या बना रखा है, कॉलम बना रखा है। यहाँ पे जैसे देखो, विद एंगल एंड प्लेट्स, यहाँ पे ये टू इंटरकनेक्टेड चैनल्स यूज कर रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, मिसलेनियस मेंबर जो है।
अगेन ये आप लोगों को वही बता रखा है, इनका प्रॉपर जो नेमिंग वगैरह हम लोगों ने करी थी। रोल स्टील सेक्शन में कौन सा ISHP, आप लोगों का इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम्स जो होते हैं काफी सुटेबल होते हैं कॉलम्स की तरह, जिनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्यों ये यूज क्यों किया जाता है, बिकॉज दे प्रोवाइड वेरी लिटिल डिफरेंस इन टू एरिया ऑफ डायरेक्शन। जो हमारे रेडियस ऑफ डायरेक्शन की जो दो वैल्यूज होती है, ठीक है, ये उन दो वैल्यूज में काफी मतलब कम डिफरेंस होता है। तो ये दोनों एक्सिस के अबाउट अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम इसीलिए इनको प्रेफर करते हैं। तो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन, एडिशनल प्लेट्स हम लोग अभी देखा, जैसे एडिशनल प्लेट्स लगा रखे थे फ्लैंजेस पे सेक्शन मतलब उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। For heavy columns, I section can be spaced to achieve the most economical section. इस तरह से भी उनको स्पेस किया जाए, मतलब बेसिकली आई सेक्शन को इस तरह से हम लोग प्लेस कर सकते हैं। हम अगर कॉलम्स की बात करें, सबसे इकोनॉमिकल सेक्शन आई सेक्शन हमारा होगा, स्ट्रेंथ क्लियर करने में भी, ठीक है, सेफ्टी के टर्म्स में भी। तो ये अंडर कंप्रेशन की बात करें तब भी काफी सेफ रहता है। चैनल सेक्शन की बात करें तो जो चैनल सेक्शन में हम मेंबर सिलेक्ट करते हैं, कौन सा सिलेक्ट करते हैं, ये स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, इंडियन सिंगल इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल ISMC यूज होता है, या फिर ISLC यूज हो जाता है, ठीक है। एंड अगर आपका जो मीडियम इंटेंसिटी की लोडिंग है, आप डबल ISJC यूज कर सकते हो, चैनल सेक्शन ISL मतलब डबल सेक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। कैन बी यूज एज ए कॉलम सेक्शन, और उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं लेसिंग या फिर बैटन के साथ, ठीक है। मिसलेनियस सेक्शन की बात करें, अभी जैसे हमने देखा आई सेक्शन यूज हो रहा था, चैनल सेक्शन यूज हो रहा था, और साथ में किसका कंबाइन कर रहे थे, एंगल्स को भी कंबाइन कर रहे थे। तो ये डिफरेंट मेंबर्स है जिनको हम कंबाइन करके क्या कर सकते हैं, अपने चैनल्स फॉर्म कर सकते हैं। मैम लेसिंग क्लीप एंगल के साथ कनेक्ट करके। हाँ, तो क्लियर इमेज मिलेगी ना, आई विल शेयर इट विद यू एवरी कॉलम की। I'll share images. मैं ना जहाँ पे क्लियर इमेजेस होंगी ना, मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अभी मैं कोई रूम नहीं रहेगी इस तरह से। बीम्स क्लियर दिख रही है मिरर में। चलो एनीवेज मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी इमेजेस, ठीक है, प्रॉपर जो एग्जैक्ट मिलेंगी। तो आप लोग भी सर्च कीजिएगा। एक्चुअली इसमें क्लियरली दिख नहीं रहा है सेक्शन, बने तो हुए हैं। चलो एनीवेज मैं आप लोगों के साथ एग्जैक्ट इमेज एंगल्स और आई सेक्शन वाली प्रॉपर शेयर कर दूंगी, ठीक है। अभी सर्च करके थोड़ी देर में आई शेयर। बाकी इनका क्या कंसेप्ट बताया था मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर में, क्या बताओ, कौन बताएगा? मैम डिफ्लेक्शन आ जाएगी इसमें। ठीक है, जो भी कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं जिनकी जो लेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू उनका जो सेक्शनल डायमेंशन होती है,
ठीक है। तो जब वो उनके ऊपर एक्सियल लोडिंग लगती है, ऊपर से लोडिंग लगती है, तो वो क्या होता है, बेंड हो जाते हैं। और उस बेंडिंग को, कॉलम के अंदर जो बेंडिंग होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, बकलिंग बोल देते हैं। तो जैसे कि अगर ये आपका कॉलम है, इसके ऊपर एक्सियल लोडिंग लगी, ठीक है, तो जब इसके ऊपर लोडिंग लगी तो ये अपनी इस एक्सिस से क्या कर जाएगा, डेविएट कर जाएगा और बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये असर कर रही है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जब ये डेविएट होता है उसको हम बकलिंग बोलते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है, इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मेंबर व्हेन सब्जेक्टेड टू लोड, जब उसको जो लोड लगा, ठीक है, विल बेंड इन अ थिनर डायरेक्शन, जहां पे जो भी उसकी डायमेंशन क्या होगी, मेंबर की थिनर होगी, उस केस में क्या कर जाएगा, उस डायरेक्शन की तरफ क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। बिकॉज द रेजिस्टेंस इन बेंडिंग विल बी लीस्ट इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जो बेंड जहाँ पे थिनर सेक्शन होगा ना, वहां पे इसको रेजिस्टेंस क्या होगी, काफी कम होगी। एंड उस केसेस में ऑल कंप्रेशन मेंबर्स हैव टेंडेंसी टू बेंड, तो जहां पे डायमेंशन कम होगी और ये उसके ऊपर जब एक्सियल लोडिंग करेगा वहां से बेंड कर जाएगा, उसको रेजिस्ट करने की उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और वहीं पर क्या होगा, एक्सियल लोडिंग की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे बेंडिंग अकर करेंगी। दिस आउटवर्ड बेंडिंग, जो ये अपनी एक्सिस से यहाँ से बाहर को बेंड हो गया है, दिस आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ द कॉलम, उसको हम क्या बोल देते हैं, बकलिंग बोलते हैं। ठीक है, समटाइम जिसको हम ये भी रेफर कर देते हैं कि ये क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉलम, बकलिंग को क्या बोल देते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉलम भी बोलते हैं। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप इन द सेक्शन ड्यू टू बकलिंग, और इन्हीं इस जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हमारे डेवलप होते हैं इस बकलिंग की वजह से होते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द मेंबर इज मोर, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एक लॉन्ग कॉलम होता है, मीडियम कॉलम होता है, शॉर्ट कॉलम होता है। तो जो लॉन्ग कॉलम फेल होते हैं वो बकलिंग की वजह से ही होते हैं। तो वही केस आ गया, क्या कह रहे हैं, जहाँ पे लेंथ ऑफ द मेंबर क्या है, ज्यादा है, वहीं पर हमारी क्या होते हैं, बकलिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दीज स्ट्रेसेस बिकम प्री डोमिनेटिंग कॉजिंग फेलियर ऑफ द सेक्शन, और लॉन्ग कॉलम के अंदर ही ये क्या कर जाते हैं, प्री डोमिनेंट, मतलब यही इन्हीं की वजह से क्या होता है, ये क्या होता है, बेसिकली ये डोमिनेट, ये हावी हो जाता है, इसकी इन स्ट्रेसेस की वजह से हमारा कॉलम क्या होता है, फेल हो जाता है। ठीक है, द बकलिंग टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस अबाउट विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन इज मिनिमम। हाँ, बकलिंग कहाँ पे प्लेस करेगी, इस डायरेक्शन के वहां पे प्लेस करेगी जहां पे जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ठीक है, वो क्या होता है, मिनिमम होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहाँ पे मिनिमम होगा वहां पर हमारी बकलिंग क्या करेगी, उस डायरेक्शन के, मतलब बेसिकली उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस, उसके अबाउट हमारा क्या करेगा, फेलियर अकर होगा, या फिर उस डायरेक्शन के अबाउट हमारी बकलिंग अकर होगी। द लोड एट विच बकलिंग कमेंसेस, उसको हम बकलिंग लोड बोल देते हैं। जिस लोड के कॉरेस्पॉन्ड हमारी बकलिंग अकर हो रही है वो हमारा क्या हो गया, बकलिंग लोड हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द बकलिंग लोड डिपेंड्स अपॉन, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा बकलिंग लोड, लेमडा यानी कि स्लेंडरनेस रेशियो पे, एंड इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ के ऊपर, जो कि बेसिकली जो लैम्डा है, लैम्डा किसका है, फंक्शन, इफेक्टिव लेंथ और रेडियस ऑफ डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिमिलरली जो हमारा बकलिंग लोड है या फिर जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बकलिंग लोड है वो किस पे डिपेंड करता है, लैम्डा के ऊपर, लैम्डा फर्दर किस पे, इफेक्टिव लेंथ और रेडियस ऑफ डायरेक्शन। तो इन चीजों के ऊपर हमारा क्या करता है, बकलिंग लोड या फिर ये जो फेलियर अकर हो रहा है ड्यू टू बकलिंग, उस वो इन चीजों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये तो था हमारा बकलिंग का बेसिक सा कंसेप्ट। देन मैंने आप लोगों को ये वाला टेबल पहले भी समझाया, इफेक्टिव लेंथ वाला। आपको मैंने बोला था कि हम जो इफेक्टिव लेंथ लेते हैं डिजाइन के टाइम, वो एग्जैक्ट एल वैल्यू नहीं लेते हैं, उसको एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते थे, बताया था इफेक्टिव लेंथ के लिए। Yes, ना, यस मैम। yes. इफेक्टिव लेंथ क्या है, द लेंथ ऑफ कॉलम व्हिच पार्टिसिपेट्स इन बकलिंग। बेसिकली इफेक्टिव लेंथ होती क्या है, वो लेंथ जो जहां पर हमारी क्या होती है, बकलिंग अकर होती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, बकलिंग हमारी पूरे मेंबर की नहीं होती ना, जहां जहां से वो सिर्फ बेंड हुआ है, दैट इज द बकलिंग लेंथ। तो अब एंड कंडीशंस हमने स्टडी करी थी, जहां जहां पे जो डिफरेंट एंड कंडीशंस थी उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या ली थी, वैल्यूज दी थी, इफेक्टिव लेंथ ली थी कॉलम्स की। When load is applied on a column, the form of curve into which a column bends, जब लोड लगा, जो कर्व अकर करी, जहां से वो बेंड कर रहा है या फिर अपनी शेप चेंज कर रहा है या डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफरेंट एंड कंडीशन में अलग अलग केसेस है। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, उस एक कांस्टेंट यूज करते हैं के, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लेंथ एल से, ताकि हमारे पास लेंथ एल क्या होगी, एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम, मतलब डिफरेंट सपोर्ट्स के बीच में जो डिफरेंट मतलब चाहे वो आपका पिन सेक्शन होता है, फिक्स एंड्स हो सकते हैं, ठीक है, एक एंड फ्री हो सकता है। तो उन केसेस के अंदर अगर हम बात करें तो एक्चुअल लेंथ तो हमारी होती है एल,
लेकिन हमारी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, जितना ये यहाँ पे कर्व कर रहा है, जहां पे एक्चुअल में बेंड कर रहा है ना, दैट इज आवर इफेक्टिव लेंथ। तो वो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, सर्टेन कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू किसको, लेंथ को। तो मतलब सर्टेन जो बेसिकली जितनी लेंथ हमारी बेंडिंग में पार्टिसिपेट हो रही है वो हमारी क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। अब वो डिफरेंट केसेस हमारे पास है, फ्री एंड है एक, या फिर दोनों एंड फिक्स्ड है, या फिर एक एंड पिन्ड है, एक एंड फिक्स्ड है। तो हम लोगों ने इस तरह से किया था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. The length of column, हाँ जी, the length of column which bend as if it is hinged, या फिर दोनों एंड क्या है, पिन jointed at both end is called effective length. It is denoted by length L. The effective length L is calculated from actual length. यही मैं आपको बता चुकी हूँ, actual length को यूज करके हम effective length कैलकुलेट करते हैं depending upon the end condition. मतलब आखिरी की कंडीशंस कैसी है। मैं ये टेबल आप लोगों के साथ बहुत थॉरोली कोड्स के थ्रू भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। आई होप सबको इसकी क्लैरिटी हो। अगर चाहते हो नई क्लैरिटी, मैं दोबारा इसको टेबल को बता दूं। याद है डिफरेंट एंड कंडीशंस को दिमाग में रख के हम लोगों ने किया था। फॉर एग्जांपल अगर हमारी एंड कंडीशन इस तरह से, दोनों एंड फिक्स्ड है तो 0.65 एल हो गया। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ द एंड्स एंड रीस्ट्रेन, मतलब आपको बताया था कि रोटेशन, आपको ही मैंने दो चीजों के, रोटेशन, ट्रांसलेशन रोटेशन और फिक्स्ड एंड्स के ऊपर बताया था, ठीक है। तो अगर इस तरह से है हमारा एक एंड और एक एंड फिक्स्ड है, ठीक है, बोथ एंड्स कैसे है, रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, इस एंगल पे यहाँ पे हमारी रोटेशन को क्या कर रखा है, रिस्ट्रेंड कर रखा है, तो 0.80। अगर आप लोगों का इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड बट नॉट रिस्ट्रेंड, मतलब अगर आपके दोनों इस तरह से आप लोगों के ये पिन जॉइंट, तो आप लोगों को वन, मतलब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने केसेस पहले ही डिस्कस करे हुए हैं, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने प्रॉपर कोड से आप लोगों को डिस्कस किए थे, ठीक है। एक बार आप लोगों को ये दोनों केसेस प्रॉपरली बता रखे हैं। अगर आपका दूसरा एंड इस तरह से एक एंड फिक्स्ड है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, इस एंड पे रोटेशन रिस्ट्रेन कर रखी है, अदर एंड में क्या है, हमारी जो रोटेशन है वो रिस्ट्रेन नहीं है, ना ही पोजीशन पे है, तो आप 1.20 टाइम्स ऑफ एल होगा, ठीक है। हम लोगों ने किया हुआ है प्रॉपर। एक बार प्लीज अपने कोड्स को गो थ्रू करना, अपने कांस्टेंट्स को गो थ्रू करना, और ये आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे कंडीशन गिवन होगी, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को स्लेंडरनेस रेशियो बताया था। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, लेमडा कोड से डिनोट करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो को, और ये कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। आर मिनिमम मैंने आपको बताया था, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर द रूट आई बाय ए, और ये हमें मिनिमम वैल्यू पुट करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेक्शन है आई एक्स एक्स आई वाई वाई, तो हम दोनों को कंसीडर करके अपना आर निकालेंगे, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, आर मिनिमम होगा। क्लियर है, हमें आर मिनिमम पिक करना होता है ना। Yes, ma'am. ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, अगर आपको याद हो, कंप्रेशन मेंबर में हमने ये गाइडलाइन सारी करी है। रेशियो बिटवीन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम और लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन पे जब हम रेशियो निकालते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन का, किसी को याद है ये वाला फॉर्मूला, करवाया था कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, मर्चेंट रनटाइम फॉर्मूला, सिग्मा एसी कैलकुलेट करने के लिए। और बाद में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास टेबल नहीं है सिग्मा एसी के लिए तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये वैल्यू कहाँ से होगी, एफ सी सी और एफ वाई हमें पता होना चाहिए। एफ वाई हम लोग को पता है, हमारे यील्ड स्ट्रेसेस होते हैं स्टील के, निकालना क्या रहेगा, एफ सी सी, ठीक है। और ये क्या है बेसिकली, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस, जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस होते हैं कंप्रेशन मेंबर के अंदर, उसको हम सिग्मा एसी से डिनोट करते हैं। मतलब फेल होने से, मतलब जो आपका एग्जैक्टली आपका परमिसिबल स्ट्रेस, जो जितना वो मेंबर आपका झेल सकता है लोड अंडर कंप्रेशन, उसको हम लोग क्या सिग्मा एसी से डिनोट करते हैं। यूनिट हमारी क्या होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर,
या फिर MPa, ठीक है। एंड डिनोशन हमारी क्या है, सिग्मा AC से करते हैं। और ये वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करती है और हमारी यील्ड स्ट्रेसेस के ऊपर डिपेंड करती है। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद आया, मैंने करवाया हुआ है पहले कि नहीं, बताओ। यस मैम, करवाया है। करवाया हुआ है ये, यस मैम। ठीक है। अगर नहीं याद तो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। मैंने आप लोगों को हाँ FCC का भी बताया था। FCC क्या होता है हमारा, पाई स्क्वायर E यंग्स मॉडुलस हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों ने पूरा किया हुआ था, मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था। F बाय यील्ड स्ट्रेसेस हो गए, ठीक है। लैम्डा स्लेंडरनेस रेशियो दैट इज L बाय R। E हमारा क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसकी वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर थी। N जो हमारा होता है फैक्टर यूज होता है दैट इज 1.4। एक बार इसको भी गो थ्रू करना, पिछले वाले चैप्टर में जो नोट्स भेजे थे उसको, उसमें से इसको ज्यादा बेटर वे से जो नोट मतलब समझाया हुआ है उसको दोबारा रिवाइज करना अपना कल। और मैंने आपको बताया था R जो होता है स्लेंडरनेस रेशियो, हमें मिनिमम, अगर दो एक्सिस हैं R एक्स R वाई वाई, हमें मिनिमम वाली वैल्यू पिक करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को सिग्मा AC कैलकुलेट नहीं करना है फॉर्मूला से, ठीक है, हमारे पास कोड्स हैं, कोड्स के अंदर क्लॉज 5.51 1984 की अगर मैं बात करूं, आपको ये वहां पे टेबल मिल जाएगा। और आपको ये मैंने बताया हुआ है, हमारे पास अगर हमें पता हो कि हमारी स्टील जो भी हम यूज कर रहे हैं उसकी यील्ड स्ट्रेसेस क्या है और हमारे पास सिलेंडरनेस रेशियो हो, तो हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास सिग्मा AC इस टेबल की मदद से आ जाता है। एग्जाम्पल, अगर हमारा 250 है, ठीक है, और हमने लैम्डा L बाय R निकाला फॉर एग्जाम्पल 60, तो हम इसके कॉरेस्पॉन्ड जाएंगे इस टेबल के, तो हमारे पास सिग्मा AC कितना हो गया 122, क्लियर। और अगर 60 और 70 के बीच में है तो हम क्या करते थे, इंटरपोलेशन करके वैल्यू निकाल लेते थे। याद है ना ये सारी चीजें बस, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोड्स हैं तो हम लोग अनलेस एंड अनटिल डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं गिवन की फॉर्मूला से कैलकुलेट करो, तब तक फॉर्मूला मत यूज करना, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो डायरेक्ट अपना टेबल मेंशन करना कि फ्रॉम टेबल नंबर जो भी है, क्लॉज नंबर, हमने कहाँ से वैल्यू पिक करी है, वो आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ ये तो हम 84 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखना कि आप कौन से कोड्स की, अगर आप 2007 यूज करके सॉल्व कर रहे हो तो नीचे मेंशन कर देना एज पर 2007 कोड, ठीक है। और अगर आप ये वाला क्लॉज यूज करके करोगे, जो भी कोड आपको पेपर में दिया जाएगा आपको मेंशन कर देना उस हिसाब से, ठीक है। 2007 में हमने बकलिंग क्लास देखी थी कि आपकी बकलिंग क्लास कौन सी है, ABCD, उसके हिसाब से हम लोगों ने टेबल पिक करके, जो भी बकलिंग क्लास पिक करके उसके हिसाब से हम लोगों ने टेबल के हिसाब से, C है D है उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या निकाला था, सिग्मा AC निकाला था, हाँ कि ना। वहां पे बस इतना ही फर्क था और तो कोई फर्क नहीं था। यस मैम। नेक्स्ट आप लोगों को पता है कि जब हम लोगों ने डिजाइन करना है स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियल लोडेड कॉलम, जब हमने डिजाइन करना है हमें आखिरी में चाहिए क्या है, ये P की वैल्यू चाहिए। ये क्या है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड या फिर ये बकलिंग लोड या फिर ये क्रिपलिंग लोड जिसमें क्या कर जाएगा, फेल कर रहा होगा, हमें वो चाहिए, ठीक है। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस कौन सी हो गई, जिसमें सेफ है वो हम निकाल लेंगे डिपेंडिंग अपॉन हमारा स्टील का ग्रेड कौन सा है कि उसकी लैम्डा की वैल्यू क्या है। देन आप इफेक्टिव एरिया निकालोगे अपना मेंबर का, ये कैसे निकलता है, ग्रॉस एरिया माइनस डिडक्शन फॉर एनी होल विच इज नॉट फिल्ड कंप्लीटली बाय रिवेट और बोल्ट। आप जो भी आपका सेक्शनल एरिया है वो, और उसके बाद से